ये सब दुख से भरी बातें सुनकर हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपना रूप बदलकर एक परी के रूप में आ जाता है। कविता उन रास्तों को देखकर चौंक जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी रास्ते में से आवाज आती है, तुम कहाँ जा रही हो लड़की? तुम्हें हम रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते तुम्हें दिखेंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगी। रास्ता भी चुनना पड़ेगा? ऐसा क्यों? मैं तो पीछे के रास्ते से आई थी, तो मैं वहीं से वापस चली जाऊंगी। मुझे रास्ते बहुत डरावने लग रहे हैं। ना बाबा ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे घर में मेरे पिताजी अपाहिज है और घर में पैसा भी नहीं है जो हम उन्हें कुछ अच्छा खिला पिला सके। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा और तुम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कर सकोगी। साथ में तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकोगी। तभी तीसरी लिपस्टिक वाला रास्ता उससे कहता है, मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक है। तुम इन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकती हो और अपना घर चला सकती हो। तुम चाहो तो मेरे रास्ते से जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी सारी लिपस्टिक दे दूं। तभी पास में मेकअप किट वाला रास्ता बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मेकअप किट की कितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर तुमने मेरी एक किट भी बेची तो तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और ये सब तो मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, चाहे जितनी मर्जी ले जाओ। दोनों रास्तों की बातें सुनकर कविता बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसने ऐसे रास्ते पहली बार देखे थे कि तभी पास में बहुत सुंदर ड्रेस वाले रास्ते से आवाज आती है, मेरे पास बहुत सारे मॉडर्न ड्रेस है। तुम इन ड्रेस को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा पाओगी। तुम चाहो तो मेरा रास्ता चुन लो। थोड़ी देर बाद मिट्टी वाले रास्ते से आवाज आती है, मैं समझ गया कि तुम्हें इन सब रास्तों की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने पिताजी के पास पहुंचना है। मैं साधारण मिट्टी का रास्ता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और न ही तुम मुझे बेचकर कुछ कमा पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें घर पर जल्दी पहुँचा सकता हूँ। लिपस्टिक वाला रास्ता, मेकअप किट वाला रास्ता, ड्रेस वाला रास्ता और मिट्टी वाला रास्ता, इन सब की बातें सुनकर कविता के मन में जो बात आती है, कविता वही कहती है, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने घर जल्दी पहुंचना है और मुझे दुकानदारों का जुल्म माँ को बताना है और मेरे पिताजी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कविता इतना कहकर मिट्टी के रास्ते पर चलने लगती है और अपने घर की तरफ पहुंचने की कोशिश में जल्दी जल्दी कदम रखती है, लेकिन चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण मिलती है और उसे घायल अवस्था में देखकर कविता कहती है, अरे ये हिरण यहाँ पर अकेला है और ये घायल भी है। मैं इसकी मदद करती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। मैं बहुत समय से परेशान हूँ और मैं चल भी नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं तुम्हें ठीक करके वापस यहीं पर लाकर छोड़ दूंगी। कविता अपने घर पहुँचती है और उस हिरण के बारे में बताती है। फिर उन जालिम दुकानदारों के बारे में भी अपनी माँ को बताती है और घर में पहुंचकर उस हिरण का बहुत ख्याल रखती है। सारी बातें हो जाने के बाद कविता शाम को फिर से मार्केट में निकल जाती है और घर में अकेला हिरण इधर उधर घूमता फिरता है। पूरी शाम मेहनत करके कुछ लोगों को भेलपूरी बेच पाती है। कविता अपने काम से बहुत खुश थी क्योंकि सुबह उसे कोई चैन से काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन शाम होते ही उसे अच्छी जगह भी मिल जाती है और वो भेलपूरी भी बेच लेती है। थक हार के कविता घर वापस आती है। ये सब देख हिरण समझ जाता है कि सच में ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और फिर भी वो उसकी मदद कर रहे हैं। कविता हिरण को खिला रही होती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा भेलपूरी बेचकर हमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे तो हमारे घर में राशन कैसे आएगा और तेरे पिताजी की पट्टियाँ कैसे होगी। ये सब दुख से भरी बातें सुनकर हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपना रूप बदलकर एक परी के रूप में आ जाता है। बदला हुआ हिरण का रूप देखकर कविता हैरान रह जाती है और साथ ही डर जाती है। तभी परी कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मैंने हिरण का रूप ले रखा था और देखना चाहा कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, लेकिन तुम गरीब होने के बावजूद और इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी मेरी मदद कर रही थी और तो और तुम्हारे घर में राशन ना होने के बाद भी तुमने मुझे इतने अच्छे से रखा। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो ये जादुई छड़ी। लेकिन जादुई छड़ी का मैं क्या करूँगी? आप बस मेरे पिताजी को ठीक कर दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कविता तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी बेटी सबके पास होनी चाहिए।
तुम्हें इतना सब कुछ मिलने के बावजूद कोई लालच नहीं है और तुम अपने पिताजी को ठीक पाना चाहती हो, इसलिए अब मेरी बात को गौर से सुनो। ये जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगी और इस जादुई छड़ी से तुम अपने पिताजी को भी ठीक कर सकती हो, साथ में अपने घर की गरीबी भी मिटा सकती हो। अपनी बात कर कर परी वहाँ से चली जाती है। कविता बहुत होशियार होती है और वो जादुई छड़ी घुमाकर कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरे घर में मेरे पिताजी को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो ताकि वो अच्छे से चल फिर सके, और मेरा ये घर एक बड़े से घर में बदल दो और इसमें जरूरत की सारी चीजें हमें दे दो। जादुई छड़ी में से सुनहरी रोशनी निकलती है और उसके पिताजी और पूरे घर में घूमती है और वहीं उसके पिताजी भी ठीक हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ही कविता का छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है जिसमें सारी जरूरत की चीज रखी होती है। ये सब देखकर कविता और कविता की माँ बहुत खुश होती हैं। कविता के पिताजी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बहुत धन्यवाद उन परी जी का, अगर वो ना होती तो पता नहीं कितने महीनों तक ऐसे ही बेड पर पड़ा रहता मैं। जादुई छड़ी की वजह से कविता को अपना बड़ा घर मिल जाता है और अपने पिताजी बिल्कुल स्वस्थ मिलते हैं, जिस वजह से कविता बहुत खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। जादुई छड़ी की वजह से कविता अपने माता पिता के साथ बहुत खुश होती है और अपने बड़े से घर में अपने माता पिता को जादुई छड़ी की मदद से तरह तरह के व्यंजन खिलाती है। इस तरह सभी बहुत खुश होते हैं और अपनी जिंदगी में अच्छे से रहने लगते हैं। कविता के अब मुश्किल दिन खत्म हो जाते हैं। कविता अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।